कमांडर मुहिब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बड़ा हौसला मंद और आहनी आसाब का मालिक है ये नौजवान। जब ये हमें बेहोशी की हालत में मिला था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये जिंदा बचेगा, लेकिन इसके हौसले और कुव्वत इरादी की दाद देनी पड़ती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ये नौजवान आगे चलकर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम देगा। कमांडर रशीद ने उसके खामोश होने पर कहा, इसका हौसला मैं पहले भी देख चुका हूँ। श्रीनगर गुलमर्ग शाहराह पर फौजी कैनवाएं तबाह करने में उसने जिस तरह हमारा साथ दिया था वो काबिले तारीफ है। इसके हौसले की दाद देनी चाहिए। इतना बड़ा सदमा जिस तरह झेल गया है वो बड़े जिगरे की बात है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे कस्बे में जो कुछ भी हुआ है उसे याद रखना, और उन लोगों को भी याद रखना जो वादी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर गासिब भारतीयों के जुल्म और सितम का शिकार हो रहे हैं। और ये बात भी जहन में रखना कि आज़ादी कुर्बानी की बाहों में मिलती है। अगर तुम ये सब कुछ याद रखोगे तो हमारे उन बहन भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मैं याद रखूंगा कमांडर, मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मैंने जो कुछ अपनी आंखों से देखा है वो कैसे भूला सकता हूँ। शाबाश, कमांडर रशीद ने मेरा कंधा थपथपाया। उसने हाथ मेरे मजरूब कंधे पर मारा और मैं बड़ी मुश्किल से अपनी तकलीफ को जब्त कर सका था। डॉक्टर मरियम मेहमान नवाजी की रस्म पूरी करते हुए कहवा बना लाई। कमांडर कहवे की चुस्कियां लेते हुए मरियम से मेरे बारे में दरियाफ्त करने लगा। मरियम ने जवाब दिया, किसी बीमार के सेहत याब होने में उसकी अपनी कुव्वत इरादी का बड़ा दखल होता है, और शमरूज तो बहुत ही मजबूत कुव्वत इरादी का मालिक है। इसकी हालत देखकर तो मैं समझी थी कि ये कई हफ्तों तक अपने जिस्म के किसी हिस्से को हरकत नहीं दे सकेगा, लेकिन आज दूसरा ही दिन है और ये खुद से उठकर बैठ जाता है। वो चंद लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, जख्म मुंदमिल होने में चंद रोज लगेंगे, इसके बाद भी चंद रोज आराम की जरूरत महसूस होगी, लेकिन मुझे यकीन है ये आराम नहीं करेगा। बात खत्म करते हुए उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। हाँ, कमांडर मुहिब भी मुस्कुरा दिया। मैं इसकी आंखों में देखकर बता सकता हूँ कि इसके हाथ राइफल उठाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। मैं खामोश बैठा, दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। अपने बारे में उन तजुर्बाकार और कहना मश्क मुजाहिदीन की आरा सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही थी। मैं वाकई एक बार फिर राइफल उठाने के लिए बेताब हो रहा था। और फिर उनकी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। भारतीय दरिंदों ने सोपूर में जो तबाही फैलाई है उसकी जवाबी कार्रवाई के लिए तुमने क्या सोचा है मुहब्बल्ला? कमांडर रशीद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कमांडर मुहिब ने जवाब दिया, मेरे जहन में एक मंसूबा है, मगर मैंने अभी कोई फैसला नहीं किया। तुम जानते हो ये भारतीय फौजी इस किस्म की कोई बड़ी कार्रवाई करने के बाद बहुत मुहतात हो जाते हैं, और ये भी जानते हैं कि हम उनके फौजी कैंपों को निशाना बनाते हैं। यूं तो फौजी कैंपों के इर्द गिर्द उनका पहरा बड़ा सख्त होता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर वो कुछ ज्यादा ही मुहतात हो जाते हैं और किसी अजनबी को कैंप के आसपास देखते ही गोली से उड़ा देते हैं। इसलिए हमें जल्दबाजी से काम लेने की बजाय चंद रोज इंतजार करना पड़ेगा। कमांडर रशीद ने पूछा, वैसे तुम्हारे जहन में क्या मंसूबा है? कमांडर मुहिब ने जवाब दिया, तुम जानते हो गुलमर्ग एक बहुत बड़ी छावनी बन चुका है। ये छावनी शहर के मशरिक में पहाड़ के दामन तक फैलती चली गई है, और शायद इस तरफ वो मजीद आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए वो शहर के जुनूब की पहाड़ियों में भी एक बहुत बड़ा कैंप बना रहे हैं। 1 महीना पहले मैंने उन छोटी छोटी पहाड़ियों पर बहुत दूर तक उन्हें खारदार तारे लगाते देखा था। खारदार तारों की उस बाड़ में जगह जगह निगरान चौकियां भी बना रहे हैं, ताकि कैंप के बाहर दूर तक निगाह रखी जा सके। उस तरफ की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची नहीं हैं, कैंप बनाने के लिए वो यकीनन बहुत अच्छी जगह है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, मेरे आदमी उस इलाके पर मुसलसल निगाह रखे हुए हैं और मुझे उनकी रिपोर्ट्स भी मिलती रहती हैं।
मुझे मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक उस कैंप में फौजी ट्रकों की आमद और रफ्त शुरू हो चुकी है, लेकिन हमें चंद रोज और इंतजार करना है और ये देखना है कि वहां उनकी सरगर्मियां क्या रुख इख्तियार करती हैं। कमांडर रशीद ने उसके खामोश होने पर कहा, इस तरफ से मैं भी गाफिल नहीं हूँ। मेरे आदमी भी इलाके पर निगाह रखे हुए हैं और मुझे मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक वहां असलहा और गोला बारूद का डिपो कायम किया जा रहा है। कमांडर मुहिब ने कहा, ये बड़ी तशवीशनाक खबर है। गुलमर्ग की छावनी पहले ही हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनी हुई है। इस छावनी की वजह से इस इलाके में हमारी सरगर्मियां महदूद होकर रह गई हैं। अगर ये डिपो बन गया तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, इसलिए हमें जल्द से जल्द इसका हल सोचना होगा। वो खामोश होकर दाढ़ी खुजाने लगा, फिर बात जारी रखते हुए बोला, मेरा मंसूबा यही था। मेरा ख्याल था कि वहाँ कोई कैंप कायम किया जा रहा है और मैं इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए चंद रोज इंतजार करना चाहता था। इंतजार तो अब भी करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में अभी वहाँ असलहा जमा होना शुरू नहीं हुआ। हमें इस इलाके की निगरानी सख्त कर देनी चाहिए और जैसे ही वहाँ गोला बारूद जमा होना शुरू हो, हला बोल देना चाहिए। कमांडर रशीद ने कहा, मैंने भी यही सोच रखा है और इसके लिए अपने तौर पर तैयारी भी शुरू कर दी है। कैसी तैयारी? मुहिब ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। कमांडर रशीद ने कहा, उस इलाके के आसपास असलहा जमा करने की। हम राइफलों या सब मशीन गन्नों से उस कैंप को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसके लिए हमें ऐसी चीजों की जरूरत पड़ेगी जिससे गोला बारूद के उस डिपो को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। कमांडर मुहिब ने पूछा, मसलन? कमांडर रशीद ने जवाब दिया, मेरे पास भारतीय फौजियों ही से छीने गए 3 बजूका, कंधे पर रखकर रॉकेट फायर करने वाला लॉन्चर और 5 रॉकेट मौजूद हैं, लेकिन उनसे काम नहीं चलेगा। हमें ज्यादा रॉकेटों की जरूरत होगी। इसके अलावा अगर 2-3 LMG लाइट मशीन गने भी मिल जाएं तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। कमांडर मुहिब ने कहा, एक LMG मेरे पास है। लॉन्चर और रॉकेट कौन से हैं? कमांडर रशीद ने कहा, रवि साख्त के हैं और रॉकेटों के बारे में बताने लगा। कमांडर मुहिब ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक है, मैं भी उन चीज़ों का बंदोबस्त करने की कोशिश करूंगा। ये कार्रवाई इस तरह भरपूर अंदाज में होनी चाहिए कि वो लोग गुलमर्ग से अपनी छावनी उठाने पर भी मजबूर हो जाएं। कमांडर रशीद बोला, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। एक ना एक रोज गुलमर्ग तो किया उन्हें वादी में हर जगह से अपना बोरिया बिस्तर समेटना पड़ेगा। चंद लम्हे खामोशी रही और फिर वो लोग वादी की मजमूई सूरत-ए-हाल के बारे में बातें करने लगे। मैं बड़ी तवज्जो से उनकी बातें सुन रहा था। दोपहर के वक्त वो दोनों वापस चले गए। उनके जाने के तकरीबन 1 घंटे बाद उसी गार में एक तरफ नंगे फर्श पर सोए हुए ज़ैकम और मुस्तफ़ा भी जाग गए। उन्होंने रात भर गार के बाहर पहरे की ड्यूटी दी थी और इस कदर गहरी नींद सोए थे कि इन्हें कमांडर मुहिब और कमांडर रशीद के आने और जाने का भी पता नहीं चला था। डॉक्टर मरियम ने उनके लिए रोटियां दस्तरख्वान में लपेट कर रखी थीं, अलबत्ता कहवा ताज़ा बना दिया। वो लोग रोटी खाकर 4 बजे के करीब अपनी राइफलें संभाल कर बाहर चले गए, क्योंकि उनकी जगह जो मुजाहिद ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें शाम का अंधेरा फैलने से पहले 12 मौला वापस पहुंचना था। डॉक्टर मरियम मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वो न सिर्फ जख्मी मुजाहिदीन की मसीहाई करती थी, बल्कि उनके लिए खाना भी वही पकाती थी। खाने में वही नमक वाली रोटियां होती थीं। कभी कभार कोई मुजाहिद 12 मौला से गोश्त वगैरह भी ले आता था, या कहीं दूर जाकर कोई जानवर शिकार कर लिया जाता था। इस तरह कभी कभार गोश्त भी खाने को मिल जाता। दिन गुजरते रहे, मैं डॉक्टर मरियम की मसीहाई और कुछ अपनी विल पावर की बदौलत बड़ी तेजी से रो बसेहत हो रहा था। जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बाज छोटे जख्म तो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। टांग के दोनों जख्म भी मुंदमिल हो रहे थे, अलबत्ता कंधे की तकलीफ में कुछ ज्यादा कमी नहीं आई थी। मुझे शुबाह था कि हड्डी में फ्रैक्चर ना हो गया हो,
باس غار میں ایکس رے کا تو ظاہر ہے کوئی بندوبست نہیں تھا، مگر ڈاکٹر مریم ایک ماہر اور تجربہ کار سرجن تھی۔ وہ کئی برسوں تک آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف ہسپتالوں میں خدمات انجام دے چکی تھی، اور 2 سال سے مجاہدین کی مسیحائی بھی کر رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ ہڈی میں فریکچر نہیں تھا، کیونکہ اس کے خیال میں فریکچر ہوتا تو میں اپنے کندھے یا اس بازو کو بھی حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ 8 دن بعد میں اٹھ کر آہستہ آہستہ غار ہی میں تھوڑا بہت چلنے پھرنے لگا تھا، اور پھر ایک روز ڈاکٹر مریم کو بڈگام جانا پڑ گیا۔ یہ قصبہ بارہ مولا سے تقریباً 40 میل اور سری نگر سے چند میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بڈگام کی نواحی پہاڑیوں میں بھی ایک ایسا ہی خفیہ غار تھا، جہاں زخمی مجاہدین کا علاج اور دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ بارہ مولا سے بڈگام تک جانے کے لیے 2 راستے تھے۔ ایک تو یہ کہ پہلے سری نگر جایا جائے اور وہاں سے بڈگام کا رخ کیا جائے، اور دوسرا راستہ کروڑ اور ماگام نامی قصبوں سے ہو کر جاتا تھا۔ اس راستے سے فاصلہ نسبتاً کم تھا، اس طرف کوئی باقاعدہ اور پختہ سڑک بھی نہیں تھی۔ تھریلے راستے تھے جن پر کھٹارا سی بسیں یا جیپیں چلتی تھیں، لیکن اس طرف بھی بھارتی فوجیوں کے دستے پیٹرولنگ کرتے رہتے تھے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وادی کشمیر کا کوئی بھی علاقہ ان کے ناپاک قدموں سے محفوظ نہیں تھا، مگر فوجیوں کی کڑی پیٹرولنگ کے باوجود مجاہدین اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ بارہ مولا سے بڈگام پہنچنے کا ایک تیسرا راستہ بھی تھا، جسے باقاعدہ راستہ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی تنگ سی پگ ڈنڈیاں تھیں، جن پر پیدل یا صرف خچروں پر سفر کیا جا سکتا تھا، اور کوئی سواری ان راستوں پر سفر نہیں کر سکتی تھی۔ مجاہدین عام طور پر ایسے ہی راستوں پر پیدل، خچروں پر یا پھر کبھی کبھار موٹر سائیکل پر سفر کیا کرتے تھے۔ ایسے راستے مجاہدین کے لیے سب سے زیادہ محفوظ تھے، کیونکہ بھارتی سورما ان تنگ راستوں کی طرف آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ ڈاکٹر مریم نے یہی تیسرا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا، کیونکہ اسے لینے کے لیے ایک موٹر سائیکل سوار مجاہد غار میں پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر مریم نے اپنا کپڑے کا میلا سا تھیلا کندھے پر لٹکا لیا اور میرے قریب بیٹھ کر کئی منٹ تک ہدایات دیتی رہی۔ میں زیادہ نہ چلوں، کندھے کو زیادہ حرکت نہ دوں وغیرہ وغیرہ۔ اس نے مصطفیٰ اور زیقم کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ میرا ہر طرح سے خیال رکھیں۔ ڈاکٹر مریم کے جانے کے بعد ان دونوں نے واقعی میرا بہت خیال رکھا۔ مجھے وقت پر روٹی اور چائے ملتی رہی۔ زیقم باقاعدگی سے صبح شام میرے کندھے کی مالش بھی کرتا رہا۔ تیسرے روز مصطفیٰ بہت دور جا کر ایک پہاڑی بکرا شکار کر لایا تھا۔ اس نے بڑی مہارت سے بکرے کی کھال اتاری اور گوشت کے بڑے بڑے پارچے بنا ڈالے۔ یہ کام وہ اس غار کے دوسرے حصے میں کر رہا تھا، اور میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آ گیا تھا۔ مصطفیٰ نے بکرے کی دونوں رانیں الگ کر لیں اور باقی گوشت نمک لگا کر اس طرح سنبھال کر رکھ دیا کہ کم از کم 1 ہفتے تک خراب نہ ہو سکے۔ اس نے غار کے ایک کونے میں آگ جلا لی اور رانیں پکانے لگا۔ لکڑیوں کا دھواں اوپر جا کر غار کی چھت میں کہیں غائب ہو رہا تھا۔ میں الاؤ کے قریب ایک پتھر پر بیٹھا، بڑی دلچسپ نظروں سے روسٹ ہوتی ہوئی بکرے کی رانوں اور کبھی زیقم کی طرف دیکھتا رہا۔ مریم 4 دن بعد لوٹی تھی۔ وہ بڈگام سے واپسی پر سری نگر بھی ہو کر آئی تھی، جہاں سے کچھ دوائیں وغیرہ خریدی تھیں۔ یوں 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران کمانڈر محب بھی 2-3 چکر لگا چکا تھا۔ اس سے مجھے وادی کے مختلف مقامات پر مجاہدین کی سرگرمیوں کا پتہ چلتا رہتا تھا۔ بھارتی وحشیوں کے خلاف ان کی سرگرمیاں جاری تھیں۔ بھارتی فوجیوں سے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھیں، جن میں بھارتیوں کو قابل قدر جانی و مالی نقصان پہنچایا جا رہا تھا۔ مجاہدین چھاپہ مار کارروائی مکمل کر کے پہاڑوں میں روپوش ہو جاتے، اور بھارتی فوجی ان کی تلاشی کے بہانے قرب و جوار کی بستیوں پر حملہ بول دیتے، اور بے گناہ بوڑھوں، معصوم بچوں اور عورتوں کو تشدد کا نشانہ بناتے۔ عورتوں کے ساتھ زیادتی ان کا معمول بن چکا تھا۔ اس قسم کی خبریں بھی ملتی رہتی تھیں کہ فلاں بستی سے بھارتی فوجی کسی عورت کو اٹھا کر لے گئے اور اجتماعی آبروریزی کے بعد اسے جنگل میں پھینک کر چلے گئے۔ اس قسم کی خبریں سن کر میرا خون کھول اٹھتا۔
मैं नीलम और हमीदा की लाशें देख चुका था, जिन्हें इज्तिमाई ज़ियादती का निशाना बनाकर मौत के घाट उतार दिया गया था। मेरी बहन ज़ैनब लापता थी। उसके बारे में भी मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं था। उसे भी हवस का निशाना बनाकर या तो ख़त्म कर दिया गया होगा और या उनकी कैद में पड़ी सिस्कियां भर रही होगी। मैं अब गार में पड़े पड़े उकता चुका था। मेरी टांग और दूसरे जख्म बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मुझे अब चलने फिरने या हरकत करने में कोई तकलीफ नहीं होती थी। ताहम कंधे में कुछ तकलीफ अभी बाकी थी, लेकिन मेरा ख्याल था कि अपनी मामूल की सरगर्मियां शुरू कर दूंगा तो ये तकलीफ भी ख़त्म हो जाएगी। उस रोज़ एक और ख़बर ने मुझे झुंझोड़ कर रख दिया। गुज़श्ता रात एक झड़प में भारतीय फ़ौज का एक मेजर और 7 फ़ौजी मुजाहिदीन के हाथों मारे गए थे। इस झड़प में 2 मुजाहिद भी शहीद हुए थे, जबकि दूसरे मुजाहिदीन पहाड़ियों में रूपोश हो गए थे। भारतीय फ़ौजियों का एक दस्ता शहीद होने वाले मुजाहिदीन की लाशें लेकर पतन पहुंच गया। पतन ज़्यादा बड़ा कस्बा नहीं था। भारतीयों ने मुजाहिदीन की लाशें कस्बे के मरकजी चौक पर डाल दी और ऐलान कर दिया कि यहाँ पनाह लेने वाले मुजाहिदीन को उनके हवाले कर दिया जाए, मगर किसी मुजाहिद ने पेन का रुख नहीं किया था। भारतीय फौजियों ने संगदिली और बर्बरियत का एक और मुजाहिरा करते हुए दोनों शहीद मुजाहिदीन की आंखें निकाल दी और संगीनों से उनके पेट चाक कर दिए और लाशों को टांगों से पकड़कर चौक में घसीटने लगे। निहत्ते मुजाहिदीन की लाशों की ये बेहुरमती कस्बे वालों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी, मगर वो सब कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन 2 नौजवानों की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हुए भारतीय फौजियों पर टूट पड़े। भारतीय फौजी ये समझे कि गांव में छुपे हुए मुजाहिदीन ने उन पर हमला कर दिया है और फौजियों ने अंधाधुंध फायर खोल दिया। उन पर झपटने वाले दोनों नौजवान छलनी होकर गिर पड़े। अंधाधुंध बरसाई जाने वाली गोलियों ने कई और बेगुनाहों को भी चाट लिया। भारतीय दरिंदे कई बेगुनाहों की लाशें गिराकर भाग गए। इस किस्म के वाक़यात रोज़ का मामूल बन चुके थे। मेरी कुव्वत बर्दाश्त भी अब जवाब देती जा रही थी और उस रोज़ जब कमांडर मुहिब कुछ देर के लिए आया तो मैंने उस पर अपनी इक्ताहट और बेजारी का इजहार कर ही दिया। कमांडर ने सवालिया निगाहों से डॉक्टर मरियम की तरफ देखा। डॉक्टर मरियम ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये बिल्कुल ठीक है और मेरा ख्याल है कि आपका साथ दे सकता है। मेरे होंठों पर भी मुस्कुराहट आ गई और मैं उछलकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। कमांडर मुहिब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें कुछ और आराम की ज़रूरत थी, लेकिन एक अहम मिशन में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए मरियम की बात भी मान लेता हूँ। तुम तैयार हो जाओ, हम आधे घंटे बाद यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मेरे जिस्म पर उस वक्त एक लंबा सिया कुर्ता और घुटनों तक निकर थी। मुझे याद था कि 1 महीने पहले जब भारतीय फौजियों ने हमारे कस्बे पर हमला किया था तो मैंने पैंट और शर्ट पहन रखी थी, जबकि मेरी टांग के जख्मों की मरहम पट्टी करने के लिए मेरी पतलून को काटकर निकर बना दिया गया था। बाद में मैंने एक साथी मुजाहिद का कुर्ता पहन लिया था, जबकि जिस्म के निचले हिस्से पर वही निकर थी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।